हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस बायोलॉजी का सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से उनको कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमें टोटल 21 यूनिट्स दिए हैं। ये वो यूनिट है सारी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ से हर वो यूनिट देखनी है जो यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको ग्रेजुएशन की 6 यूनिट कंप्लीट कराई है, उनके एमसीक्यू मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ और उनके नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। इन 6 ग्रेजुएशन की यूनिट्स के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वो पीडीएफ आपको वहाँ पर फाइल सेक्शन में जाकर मिल जाएगी। आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाना है और कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आज हम कवर करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस में जितने भी आज तक के एग्जाम हुए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इनमें से वो हनी बी सेलेक्ट करनी है जो सबसे ज़्यादा हनी कलेक्शन कैपेसिटी रखती है और कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरे या फिर एपिस मेलिफेरा। तो आपको पता है जब हम हनी बी की रेयरिंग करते हैं ताकि हमें हनी प्राप्त हो सके तो सबसे अच्छे जो हमें हनी प्रोवाइड करती है तो वो कौन होती है, एक इटालियन वैरायटी होती है, ठीक है, एपिस मेलिफेरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी बी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है। उसके अलावा आपको पहले ये ट्राई करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से आंसर करने की ट्राई करनी है और अपना स्कोर ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एपिस फ्लोरे जो है वो क्या है, एक टाइप का फ्लावर है, एक टाइप की मुर्गी है, एक टाइप की मक्खी है या फिर एक टाइप की काऊ है। तो आपको पता है एपिस फ्लोरे जो होता है वो एक टाइप की हनी बी का टाइप होता है, हनी बी का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। तो ये एक टाइप की बी है। ये DSSB में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं जो 2021 वाले पेपर में आए, जो 2018 के पेपर में आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बॉस इंडिकस किसका साइंटिफिक नेम है, इंडियन काऊ का, इंडियन बुफेलो का, इंडियन हनी बी का या फिर इंडियन हेन का। तो आपको पता है जो बॉस इंडिकस होता है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है, हमारी जो काऊ होती है, इंडियन काऊ होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोसीन एंड एग्रोसीन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे सीड्स को ट्रीट करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, कैटल के अंदर ग्रोथ हार्मोन के लिए या फिर जो हमारी वीड्स होती है, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपने सीड्स को किससे ट्रीट करते हैं, पहले सेरोसीन और एग्रोसीन से, ठीक है। तो हमारे सीड्स के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से आपको जैद क्रॉप बताना है। तो आपको पता है हमें रबी की क्रॉप पढ़नी होती है, जैद की क्रॉप पढ़नी होती है और खरीफ की क्रॉप पढ़नी होती है। तो इनमें से कौन सी क्रॉप को आप जैद क्रॉप बुलाओगे, अरहर, टोबैको, गॉर्ड या फिर लाही। तो आपको पता है जैद का जो हमारा पीरियड होता है ना बहुत छोटा सा 2-3 महीने का पीरियड होता है और इसके अंदर है ना मोस्टली हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना उनको हम उगाते हैं। तो जो हमारा गॉर्ड है वो कैसी क्रॉप है, एक जैद क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटी इज नॉट अ मेरीन फिश वेराइटी। तो आपको पता है हमारी जो फिश होती है वो फ्रेश वाटर फिश भी हो सकती है और मेरीन फिश भी हो सकती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी मेरीन फिश का एग्जाम्पल नहीं है, मैक्रिल, ट्यूना, कटला या फिर पॉम्फ्रेट। तो आपको पता है जो मैक्रिल है, ट्यूना है, पॉम्फ्रेट है, ये तीनों कैसी वेराइटी है, मेरीन फिश वेराइटी है। लेकिन जो हमारी कटला है वो क्या है, फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे सीरियल क्रॉप होते हैं यानी कि हमारा जो वीट राइस है उनके अंदर हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनकी जो हाइट है वो छोटी रहे, ड्वार्फ रह जाए हमारे सीरियल्स। तो हम ड्वार्फिज्म क्यों डिजायर करते हैं अपने सीरियल्स के अंदर, क्योंकि लेस सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, लेस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है इसलिए, या फिर ये जो छोटे वाली क्रॉप वैरायटी होती है, ड्वार्फ क्रॉप वैरायटी होती है, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आपको पता है हमारे जो सीरियल्स थे पहले ना उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन उसकी वजह से है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की इनकी, और उसका रीज़न ये होता है कि लेस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लेस न्यूट्रिएंट्स आपको डालने पड़ेंगे, आपको कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे सीरियल्स की हाइट जो है वो छोटी रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉडर क्रॉप। तो आपकी जो गाय भैंस होते हैं उनको चारा खिलाने के लिए आपको किसकी इस्तेमाल होती है, फॉडर की जरूरत होती है, चारे की जरूरत होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चारा की फसल है, ओट, कैस्टर, सेसमे या फिर लेंटिल। तो आपको पता है लेंटिल तो हमारी दालें होती हैं तो उनसे हमें प्रोटीन मिलता है, कैस्टर और सेसमे जो है उनसे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे ओट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, फॉडर क्रॉप है ये हमारी, ठीक है। अपने जानवरों के लिए हम इस क्रॉप को ग्रो करते हैं उसको खिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट का बहुत ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। जो आपके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है वो आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। अर्थवॉर्म्स आर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो आपको पता है हमारी सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और ह्यूमस के फॉर्मेशन में ना अर्थवॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है एक एरिया की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वहां पर किस तरीके की टॉप सॉइल प्रेजेंट है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही बात है। जितनी अच्छी आपकी टॉप सॉइल की क्वालिटी होती है उतने ज्यादा प्लांट्स वहां पर ग्रो करेंगे, उतनी ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ह्यूमस कॉजेज द सॉइल टू बिकम लेस पोरस। तो आपको पता है जो हमारी सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होता है, उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, कम नहीं करता है, इंक्रीज करता है। इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स है उनकी जो रूट है वो बहुत अच्छे से वहां पर ग्रो कर पाती है। तो लेस पोरस नहीं बनाता है, मोर पोरस बनाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ह्यूमस का काम क्या होता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, उसके अंदर पोरोसिटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फार्म का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम, इस ब्रांच को हम क्या बुलाते हैं, एग्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी या फिर एग्रो स्टडीज। तो आपको पता है इस ब्रांच को हम क्या बुलाते हैं, एग्रोनॉमी बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गॉर्ड, कुकुम्बर, ग्रीन चिली, टोमेटो, सनफ्लावर। ये सारी की सारी क्रॉप अगर आप उगा रहे हो तो ये कौन सी क्रॉप का एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, जैद क्रॉप का एग्जाम्पल है या फिर इंटरमीडिएट क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बताया जितनी भी हमारी ज्यादातर सब्जी होती है, सब्जी वाले क्रॉप होती है, उनको हम मोस्टली है ना अपने जैद सीजन में उगाते हैं। तो ये जो हमारी पंपकिन है, वाटरमेलन है, रेड मेलन है, गॉर्ड, कुकुम्बर, रेड चिली, टोमेटो, सनफ्लावर, ये सब किस तरीके की क्रॉप है, हमारी जैद क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम ग्रो कर रहे होते हैं इसमें सीजनल। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको आप ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ग्रो करते हो। ट्रांसप्लांटेशन मेथड का मतलब होता है पहले है ना आप उसकी सीडलिंग्स को उगाते हो, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उनको आप दोबारा से सॉइल में अच्छे से लगाते हो, ठीक है। तो वीट के साथ आप ऐसा करते हो, कुकुम्बर के साथ ऐसा करते हो, ऑरेंज के साथ करते हो, फिर राइस के साथ करते हो। तो अगर आपका फार्मर बैकग्राउंड है या आपने कभी राइस जहां पर उगता है उस एरिया को देखा है तो आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, एक एरिया में ना बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है और उनके हाथ में ना बहुत सारी सैम्पलिंग्स होती हैं और वो उनको लगा रही होती है। जो हमारा राइस होता है ना उसको हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड से लगाते हैं। वीट में तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने खेत में बीज डाल दिए और वो जो ग्रो कर जाते हैं वही हमारी वीट की फसल होती है। लेकिन राइस को है ना हम पहले थोड़ा ग्रो करने देते हैं, जब वो सैम्पलिंग्स रेडी हो जाती है उसको हम दोबारा से ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से हम किसको ग्रो करते हैं, हमारे राइस को ग्रो करते हैं। हमारे जो चावल है वो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ सीजन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड ऑफ द ईयर। खरीफ सीजन हमारा किस मंथ से किस मंथ के बीच में लाई करता है? नवंबर टू अप्रैल लाई करता है, जून टू अक्टूबर लाई करता है, फरवरी टू मई या फिर अगस्त टू दिसंबर। तो आपको पता है जो हमारा खरीफ सीजन होता है ना वो जून से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं, कटाई कर लेते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीजन आ जाता है, ठीक है। तो जून टू अक्टूबर हमारा कौन सा सीजन है, खरीफ सीजन है, ठीक है। जैसे मोस्टली हमारा बारिश वाला सीजन आता है ना, आपको पता है ना जून जुलाई में बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो उसके साथ ही क्या सीजन शुरू होता है, खरीफ का सीजन शुरू होता है, ठीक है। और हमारा जो नवंबर दिसंबर होता है इसमें हमारा क्या शुरू हो जाता है, हमारा रबी का सीजन शुरू हो जाता है। और जब दोबारा से रबी के बाद हमारा नेक्स्ट सीजन आएगा ना उसके बीच में एक छोटा सा पीरियड होता है हमारा फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जैद क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो जब आप कोई भी क्रॉप उगाते हो बहुत सारे अनवांटेड प्लांट वहां पर उग जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, ठीक है। तो वीड को कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है? इंटरक्रॉपिंग,
क्रॉप रोटेशन, ट्रांसप्लांटेशन या फिर मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। तो इंटरक्रॉपिंग हमारी वीड को कंट्रोल करने में बिल्कुल हेल्प करती है, क्रॉप रोटेशन भी हेल्प करता है, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है ना, वो हम इसलिए यूज नहीं करते, इसको हम राइस को उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वीड कंट्रोल का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो उससे आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। वेजिटेबल, सोयाबीन, राइस या फिर स्पाइसेस। तो आपको पता है जो हमारा राइस होता है, हमारा व्हीट होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा राइस है वो किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो आपको पता है हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 16 होते हैं टोटल, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद हम दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो हमें लार्ज क्वांटिटी में अपने प्लांट को प्रोवाइड करने पड़ते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बुलाते हैं, और जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये तो क्या होते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और उसके बाद जो हमारे बच गए उनको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट बुलाते हैं। तो हमारा जो आयरन है वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो किसके एग्जाम्पल है, मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ पैरामीटर फॉर इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। तो इंटरक्रॉपिंग की प्रैक्टिसेस करने के लिए इनमें से कौन सा पैरामीटर होता है। their nutrient requirement should be different, the species should be similar, their maturity duration should be different, they should grow in different climate, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब है हम साथ में ही दो क्रॉप को उगाने वाले हैं, यानी कि एक लाइन में हम एक को उगाएंगे, दूसरी लाइन में हम शायद दूसरी क्रॉप उगा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरक्रॉपिंग बुलाते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आपकी सॉइल के अंदर है ना, उनकी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एकदम सिमिलर हुई, तो बहुत सारा फॉस्फोरस अगर उनको चाहिए तो सारा का सारा फॉस्फोरस ही खत्म हो जाएगा। तो उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि आपने एक फसल लगाई है, उसको बहुत ज्यादा फॉस्फोरस चाहिए, दूसरी फसल लगाई है, उसको कोई दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, तभी इंटरक्रॉपिंग करने का कोई फायदा होता है। वरना आपकी दोनों ही सॉइल में जो उग रही हैं क्रॉप वो बहुत ही कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि दोनों को उतने न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं पाएंगे अगर उनको सिमिलर न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिजिनस वैरायटी ऑफ पोल्ट्री। तो पोल्ट्री का मतलब होता है जितने भी आपके चिक्स है, ठीक है, जिनसे आपको मीट प्राप्त होता है, अंडे प्राप्त होता है, उसकी इंडिजिनस वैरायटी आपको बतानी है। इनमें से कौन सी इंडिजिनस वैरायटी है जो इंडिया में होती है, ठीक है, एसील या फिर लेगहॉर्न। चूज द करेक्ट कोड, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो आपको पता है जो हमारा असील होता है वो क्या है, एक इंडिजिनस वैरायटी है, और लेगहॉर्न जो है वो एक एक्सोटिक वैरायटी है, ठीक है। तो ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस फीड ऑन द वीड। आपको एक ऐसी फिश के बारे में बताना है जो क्या करती है, घास खाती है, वीड्स के ऊपर, अनवांटेड प्लांट्स के ऊपर फीड करती है। कटला, रोहू, मृगाल या फिर ग्रास कार्प। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्रास के ऊपर ही फीड कर रही है, वीड के ऊपर ही फीड कर रही है, और इसका नाम क्या है, ग्रास कार्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो 4, 5, 6 या 7। तो आपको पता है हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, और हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। और ये उनके नाम भी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कैल्शियम, ठीक है। एनपीके एंड मैग्नीशियम, सल्फर एंड कैल्शियम, आपको इनके नाम मालूम होने चाहिए। अगर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मालूम होंगे तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गैस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस मेलिफेरा इज अ बी दैट हैज बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम। तो आपको पता है एपिस मेलिफेरा हमारी एक बी है जो बहुत ही हाई हनी कलेक्शन रखती है। तो वो किस कंट्री से हमने उसको लाए हैं, हम रशिया से, इटली से, फ्रांस से या फिर यूके से। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि ये कैसी वेराइटी है, इटालियन वेराइटी है, इटली से आई हुई वेराइटी है, ठीक है। तो एपिस मेलिफेरा जो बहुत ही हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी रखती है वो कहाँ से आई है, इटली से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप दैट हैज बीन अ मेजर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैट। तो आपको फैट का सोर्स बताना है, कौन है, ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, पी या फिर मस्टर्ड, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा एसेंशियल फैट आपको प्रोवाइड करता है वो कौन है, मस्टर्ड, ठीक है। तो हमारा जो ब्लैक ग्राम है उससे आपको क्या मिलेगा,
प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। पी से भी आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और मिलेट हमारा किसका सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, ठीक है। व्हीट, राइस, मेज, मिलेट ये किसके एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। और फैट का एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आपको पता है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट इस चैप्टर में पढ़ने थे, उनमें से एक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी कि ज्यादातर स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए हुए हैं, एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो इन्होंने बोला कि हायर इनपुट्स और यील्ड के बीच में ना कोई रिलेशन ही नहीं होता, ठीक है। फिर इन्होंने बोला इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि जितनी ज्यादा आप इनपुट प्रोवाइड करोगे उतना कम आपका यील्ड होगा। फिर इन्होंने कहा कि को रिलेशन होता है हायर इनपुट और यील्ड के बीच में। और इन्होंने कहा सम टाइम कोई रिलेशन हो भी सकता है और सम टाइम कोई रिलेशन नहीं होता। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप अपने कोई फसल उगाई, उसको आप बहुत ज्यादा इनपुट दे रहे हो, खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा इनपुट्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी यील्ड भी मैक्सिमम तो इंक्रीज ही करती है। तो डेफिनेटली सी बात है कि एक को रिलेशन होता है हमारे हायर इनपुट्स एंड यील्ड के बीच में, ठीक है। जितनी ज्यादा आप किसी चीज की केयर करते हो उतना ही बढ़िया वो प्रोडक्शन देती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके चीजें स्टैग्नेंट हो जाती है। ये नहीं कि आप ज्यादा खाद डाले जा रहे हो, ज्यादा खाद डाले जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक पॉइंट के बाद अगर आप खाद डाल रहे हो ना तो आपकी फसल जल जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जितने ज्यादा आपके इनपुट्स बेटर होते हैं उतना ही आपका यील्ड अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर है ना कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। कोई फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं करते हो, कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करते हो। उस फार्मिंग को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बुलाते हैं। तो इसमें अगर आपको पेस्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है तो आप बायो पेस्टिसाइड यूज करोगे। तो वो कौन होता है, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट को आप बायो पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल करोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को इस्तेमाल करोगे, नीम लीव्स को इस्तेमाल करोगे, या फिर ऑर्गेनिक मेन्योर को इस्तेमाल करोगे। तो आपको पता है बायो पेस्टिसाइड का मतलब है कि कीटनाशकों पतंगों से आपको दूर रखना है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नीम की जो लीव्स होती हैं उसके पास ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो पेस्ट को रिपेल करती है, दूर भगाती है, ठीक है। तो नीम लीव्स को हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने देखा होगा गाँव में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं ना तो उसके बीच में ना बहुत सारी नीम की पत्तियां डाल रहे होते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि उसके अंदर कोई कीड़ा ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैटल फार्मिंग। तो आपकी जो कैटल फार्मिंग है उसके बारे में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टोटली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपका मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दो। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड जो होती है हमारी, उनको हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। लोकल ब्रीड जो होती है वो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट दिखाती है डिजीज को लेके, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी जितनी भी लोकल ब्रीड है वो डिजीज को लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट दिखाती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड को हम इसीलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आप लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करोगे ना उसके साथ आपका मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो ये बात है कि मिल्क प्रोडक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, ये गलत बात है। थोड़ा डिपेंड करता है लेकिन टोटली इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, बाकी के सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश कल्चर कैन बी डन इन कॉम्बिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। आप अपने फिश को ग्रो कर सकते हो कौन सी क्रॉप के साथ, कॉटन के साथ, राइस के साथ, व्हीट के साथ, या फिर ग्राउंडनट के साथ। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा चावल होता है ना वो बहुत सारे पानी में उगता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब इतने सारे पानी का इस्तेमाल तो हो ही रहा है तो वो बहुत सारे जो फिश के अंडे होते हैं ना वो उसी पानी में डाल देते हैं ताकि आपकी फिश भी वहां पे ग्रो कर जाती है और उसी पानी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो राइस जो होता है उसके साथ हम फिश कल्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने न्यूट्रिएंट एलिमेंट चाहिए होते हैं आपके प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, 12, 14, 16 या फिर 18। तो मैंने आपको बताया था जो टोटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 16 होते हैं, ठीक है। 16 में से 3 जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो हम जनरली हमें मिल जाते हैं। उसके बाद जो हमारे बचे हुए होते हैं 13, उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल होते हैं 16। नेक्स्ट है पार्थियन एंड सेविन आर स्प्रेड ऑन यंग प्लांट्स टू। इनका स्प्रे हम प्लांट्स पे क्यों करते हैं, उनकी ग्रोथ को क्विक करने के लिए, पेस्ट एंड डिजीज से बचाने के लिए, ज्यादा सनलाइट पड़ रही है उससे बचाने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है उससे बचाने के लिए। तो अपने प्लांट्स को है ना हम पेस्ट एंड डिजीज से बचाने के लिए क्या करते हैं, पार्थियन एंड सेविन का स्प्रे करते हैं अपने यंग प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक तरीके के पेस्टिसाइड्स है ये। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन बी डन फॉर हॉर्सेस एंड
horses and goat. Choose the correct code. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है जो सेमेन है वो वुमेन की जो मतलब फीमेल है उसकी बॉडी में हम इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, उसको हम क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बुलाते हैं। तो ऐसा हम हॉर्सेस के केस में भी करते हैं और गोट्स के केसेस में करते हैं। तो बोथ 1 and 2, ठीक है। काऊ के केस में भी होता है, बुफेलो के केस में भी होता है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनके सेमेन को हम पहले से कलेक्ट करके रख लेते हैं, बाद में जब हमें किसी को फीमेल को फर्टिलाइज करना है उस टाइम हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसी क्रॉप बतानी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। पिजन पी, लिंसेट, मेज या फिर वीट, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारी पिजन पी है ना, हमारी जितनी भी दालों वाले प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिंसेट से आपको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। मेज और वीट से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो पिजन पी हमारा कैसा क्रॉप है, प्रोटीन देने वाला क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन, ठीक है। तो आपको पता है हम बहुत सारे तरीके से अपनी क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करते हैं। तो इनमें से क्या ये दोनों फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं, मेच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज करने के लिए और वाइडर एडेप्टेबिलिटी के लिए। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब होता है आपकी क्रॉप है जो है ना 6 महीने में मेच्योर होती थी, लेकिन साइंटिफिक तरीकों से अब हम क्या करने लगे हैं, वो 4 महीने में ही मेच्योर हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। सेकंड होता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। सोचो कोई फसल है जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमने ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर दिया कि वो कम पानी में भी ग्रो कर पा रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइडर एडेप्टेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को हम ध्यान रखते हैं जब हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट स्पीसीज डू इंडियन कैटल बिलोंग टू। तो इंडियन कैटल की कितनी स्पीसीज है, 1, 2, 3 और 4। तो आपको पता है 2 है, एक है काऊ और एक है बुफेलो, ठीक है। तो 2 स्पीसीज से बिलोंग करती है इंडियन कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश को ऑब्टेन करने के कितने तरीके हैं। अगर आपको फिश प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 2, 3, 4, 5। तो 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है कैप्चर फिशिंग और एक होता है कल्चर फिशिंग, ठीक है। कैप्चर एंड कल्चर 2 तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्रॉपिंग पैटर्न डज द फार्मर गेट 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली एट वन टाइम और विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द सेम फील्ड। यानी कि आपने है ना एक फील्ड है आपके पास, सोचिए उसी में है ना आपको एक टाइम पे है ना एक फार्मर को 2 क्रॉप मिल जा रही है, क्योंकि उसने क्या कर रखी है, 2 अलग अलग रोज में उनको ग्रो कर रखा है, साइमल्टेनियसली उसको ग्रो कर रखा है। इसको हम क्या बुलाते हैं, क्रॉप रोटेशन बुलाते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बुलाते हैं, मल्टी क्रॉपिंग बुलाते हैं या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग बुलाते हैं। तो इसको हमें ना एक्चुअली मिक्स्ड क्रॉपिंग बुलाते हैं, ठीक है। हमने 2 क्रॉप एक साथ ही उगाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर एक टाइम पे हमको मिल जा रही है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है पहले आपने यहाँ पे वीट लगाया हुआ था, उसके बाद आपने राइस लगाया हुआ था, फिर आपने फिर से यहाँ पे वीट लगाया, उसके बाद आप फिर से राइस लगा रहे हो। तो ये जो पूरा का पूरा प्री सक्सेशन है ना, कि इसके बाद कौन सी क्रॉप लगाओगे, इसके बाद कौन सी क्रॉप लगाओगे, इसको हम क्या बुलाते हैं, क्रॉप रोटेशन बुलाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसको बुलाते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट ग्रास, ठीक है, जिसको हम गाजर घास भी बुलाते हैं, वो इंडिया में आया, ठीक है, जब इंडिया ने कहाँ से किसी क्रॉप को इंपोर्ट किया था। राइस को जब वो इजराइल से लाए तब उसके साथ हमारा गाजर घास आ गया। राइस जब हमने यूएसए से लाए तब ऐसा हुआ। वीट जब हम इजराइल से लाए तब ऐसा हुआ, या वीट जब हम यूएसए से लाए तब ऐसा हुआ। तो एक बार है ना इंडिया में खाने की बहुत कमी पड़ गई थी, तो हमें ना दूसरी कंट्रीज से क्या करना पड़ रहा था, वीट को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। और जब हमने यूएस से वीट को इम्पोर्ट किया ना, उसके साथ एक वीड भी आ गया जिसको हम क्या बुलाते हैं, पार्थीनियम बुलाते हैं, कैरेट ग्रास बुलाते हैं, गाजर घास बुलाते हैं, ठीक है। आज ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि ये अब हर जगह ग्रो कर जाता है, एक टाइप का वीड है ये, ठीक है। तो जब हमने यूएसए से वीट को इंपोर्ट किया था तब ये उसके साथ इंडिया में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ड्रॉथ एनिमल्स। तो आपको पता है हमारे एनिमल्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है मिल्च एनिमल, एक होता है ड्रॉथ एनिमल्स। तो जिन्हें हम दूध के लिए पालते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, मिल्च एनिमल बुलाते हैं। जिनको हम फार्म लेबर के लिए, काम कराने के लिए पालते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, ड्रॉथ एनिमल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम फार्म लेबर में इस्तेमाल करेंगे उनको हम क्या बुलाते हैं, ड्रॉथ एनिमल्स बुलाते हैं। और मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल एनिमल्स को हम क्या बुलाते हैं, मिल्च एनिमल्स बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीड। इनमें से कौन सा अनवांटेड प्लांट का एग्जाम्पल है, स्प्रिंग अनियन, कैरेट ग्रास, लेमन ग्रास, बेसिल प्लांट। देखो स्प्रिंग अनियन ना आप सब खाते हो, बहुत आराम से हम उसको उगाते हैं खाने के लिए, अनवांटेड प्लांट नहीं है वो। लेमन ग्रास भी आप सब चाय भी पीते होंगे, लेमन ग्रास की बहुत अच्छी खुशबू भी आती है लेमन ग्रास में से, ठीक है। मल्टीपल यूज होते हैं लेमन ग्रास के, उसको भी हम
पर्पजली उगाते हैं। बेसिल का जो प्लांट होता है हमारा, जो हम बहुत सारे अपने पास्ता सॉसेज इन सब में डालते हैं, ठीक है, तो वो भी हम ग्रो करते हैं। लेकिन जो हमारा कैरेट ग्रास है, जो हमारा क्या है, वीड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कैरेट ग्रास हमारा क्या है, अनवांटेड प्लांट है, वीड है। जब हमने यूएसए से वीट को इम्पोर्ट किया उसके साथ ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपको ऐसी प्लांट का नाम बताना है जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा। ब्लैक ग्राम, सोरगम, लिंसेड या फिर फ्रूट। तो आपको पता है जो हमारा वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है और सोरगम है, वो किसके सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, ठीक है। ब्लैक ग्राम हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लिंसेड से हमें क्या मिलेगा, फैट मिलेंगे, ठीक है। और फ्रूट से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे हाउ इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट। तो आपको पता है इंसेक्ट और जो पेस्ट हमारे प्लांट को अटैक करते हैं तो उनके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बहुत सारे, तो इनमें से तरीका है, एक ऐसा है जो तरीका नहीं है। वो हमारे रूट, स्टेम और लीफ को कट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। वो हमारे प्लांट्स के अंदर से जो सेल सेप निकल रहा है उसको सक करते हैं, ठीक है। वेरियस पार्ट से जो सेल सेप निकल रहा है उसको सक करते हैं, बिल्कुल वो ऐसा करते हैं। वो आपके जो स्टेम्स है, फ्रूट्स है, उनके अंदर है ना, छेद कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करते हैं। लेकिन वो आपके स्टोमेटा को ब्लॉक नहीं करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, पेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये उनका मेथड नहीं है, लेकिन ये तीन उनके मेथड होते हैं, ठीक है। आपके प्लांट को हार्म करने के उनके क्या क्या तरीके हैं, उनके रूट, स्टेम और लीफ को कट कर देंगे, आपके फ्रूट्स को बोर कर देंगे, उसके अलावा आपका जो सेल सेप है उसको सक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे डक इज अ टाइप ऑफ बर्ड, कैटल, वीड या फिर फिश। नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइप का बर्ड हो सकता है, बट ये कोई बर्ड नहीं है, ये क्या है, एक फिश का नाम है, ठीक है। बॉम्बे डक क्या होता है, एक फिश का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट ग्रास इज अ टाइप ऑफ, इनमें से कौन किसका एग्जाम्पल है ये, पार्थिनियम, एलिगेटर वीड, कॉकलबर्स या फिर साइप्रस रॉन्डस। तो आपसे है ना कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम पूछ लिया एक तरीके से। तो जो हमारा पार्थिनियम होता है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है, कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस सेरेना इंडिका इज अ टाइप ऑफ, ये किसका नाम है, हॉर्स का नाम है, हेन का नाम है, बी का नाम है या फिर काउ का नाम है। तो आपको पता है एपिस सेरेना जो है वो एक बी का नाम है, ठीक है। एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरे, ये सब किसके एग्जाम्पल है, बी के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेन्स कॉल्ड विच आर रियर्ड फॉर एग्स। तो ऐसी मुर्गियां जिनको हम है ना अंडे प्राप्त करने के लिए रियर करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, ब्रॉयलर्स बुलाते हैं, एगर्स बुलाते हैं, लेयर्स बुलाते हैं या फिर ब्रेलर्स बुलाते हैं। तो नाम सुन के आपको लगेगा एगर्स बुलाते होंगे, लेकिन हम इनको एगर्स नहीं बोलते, इनको हम लेयर्स बुलाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी मुर्गियां जिनसे हमें अंडे प्राप्त करने होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, लेयर्स बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स और नेचुरल प्लगर्स, ठीक है। तो किसान का दोस्त हम किसको मानते हैं, ठीक है, और इसको हम नेचुरल प्लगर भी बोलते हैं क्योंकि हमारी जमीन को प्लगिंग करता रहता है उसके अंदर। अर्थवॉर्म, रैबिट, बुल्स या फिर बियर्स। तो आपको पता है जो अर्थवॉर्म होता है ना वो किसान का दोस्त कहलाता है, क्यों, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से घूमता रहता है और पूरी की पूरी मिट्टी को क्या करता रहता है, फर्टाइल बनाने में हेल्प करता रहता है, उसको एयर जो है वो उसके अंदर फिल करता रहता है एक तरीके से, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया उसका क्रेडिट किसको जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर पी ए सैंचेज को या फिर डॉक्टर आर एस पेरोडा को, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में जो हमारा फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ, हमारे सीरियल क्रॉप का इंक्रीज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की वजह से हुआ। वो क्या थे, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और इसी साल हमने उन्हें खो दिया, ठीक है। सो वो अब नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को क्या किसका क्रेडिट मिलता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाने का क्रेडिट किसको मिलता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पोल्ट्री कर रहे हो यानी कि आप है ना चिकन्स को ग्रो कर रहे हो तो आपको कौन से विटामिन का लेवल उनके खाने में हाई रखना पड़ता है, विटामिन ए एंड बी, विटामिन सी एंड डी, विटामिन ई एंड के या फिर विटामिन ए एंड के। तो आपको पता है दो विटामिन है ना हमें उनके में बीमारियों से बचाने के लिए हाई रखने पड़ते हैं, उनका नाम है विटामिन ए एंड विटामिन के, ठीक है। आपके पोल्ट्री फीड में इनको बहुत हम हाई रखते हैं ताकि उनको हम डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैंथियम एंड साइप्रस रोंडा आर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप डैमेजिंग इंसेक्ट के नाम है, क्रॉप ईटिंग बर्ड के नाम है, वीड्स के नाम है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है। तो जो ज़ैंथियम एंड साइप्रस रोंडा है ये क्या है, एक्चुअली हमारे वीड्स के नाम है, ठीक है। तो ये वीड्स क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, हमारे क्रॉप के साथ है ना फाइट करते हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट हम उनके लिए डाल रहे होते हैं, खाद पानी उनके लिए डाल रहे होते हैं, सब खा जाते हैं, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को कम करते हैं, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट बताना है, इनमें से कौन है, मैग्नीशियम,
मोब्लिडिन, कॉपर या फिर जिंक। तो मैंने आपको बताया हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट 6 होते हैं और मैग्नीशियम जो है वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन गिव अ गुड ईल्ड। अगर आपको बहुत अच्छी ईल्ड चाहिए, बहुत सारा प्रोडक्शन चाहिए, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी उसका पार्ट नहीं है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करना, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करना, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट करना या फिर क्रॉप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना। तो देखो 3 मेथड होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम बिल्कुल करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हम बिल्कुल करते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्रॉप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट जैसे मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ। काउ की आपको एक्सोटिक ब्रीड बतानी है, यानी कि ऐसी ब्रीड बतानी है जो फॉरेन से आई हुई है। साहिवाल, जर्सी, मुर्रा या फिर फ्रेसवाल, ठीक है। तो ये जो साहिवाल है, मुर्रा है, फ्रेसवाल है, ये कैसी ब्रीड है? इंडियन ब्रीड है। लेकिन जो हमारी जर्सी है वो कैसी ब्रीड है? एक्सोटिक ब्रीड है, दूसरी कंट्री से आई हुई ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिजिनस वेराइटी ऑफ फाउल। ठीक है, आपको इंडिजिनस वैरायटी बतानी है, इंडिया में उगने वाली वैरायटी बतानी है। असील, लेघॉर्न, व्हाइट लेघॉर्न या फिर एपिस। तो आपको पता है जो हमारा असील है वो क्या है? इंडिजिनस वैरायटी है, और लेघॉर्न और व्हाइट लेघॉर्न जो है वो हमारी एक्सोटिक वैरायटी है, ठीक है। फाउल हम किसको बुलाते हैं? चिकन्स को बुलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, मत सोचना कि अरे क्या पूछ लिया, फाउल नया वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? अगर आप ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं, सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं, फिर वर्मी कल्चर की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम अपने एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन की इंक्रीज की बात करते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन बुलाते हैं, ठीक है। जब भी हम अपने एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है? राइस, मिलेट, सोरगम, ग्राम। तो आपको पता है जो हमारा राइस है, मेज है, मिलेट है, वो सब किसके सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। लेकिन जो हमारा ग्राम है वो किसका सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर से, एक्वाकल्चर से, सेरिकल्चर से या फिर वर्मी कल्चर से। तो आपको पता है जब भी हम अपने सीरियल क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन बुलाते हैं। और जब भी हम अपने एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं उसे हम ब्लू रेवोल्यूशन बुलाते हैं। आप मेरे को कॉमेंट्स में बताइएगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन हम किसको कहते हैं। ये हमारे 54 क्वेश्चन थे जो आज तक DSSB में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स टॉपिक से पूछे गए। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।